तो क्या आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। पता ही नहीं चला, उसको साइड में उठा के मैंने रख के नजर ही नहीं आया। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था वैन के प्रोटोकॉल में डिफरेंट। अच्छा, जी अब सर। वैन की टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास, कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत इजी है। लोग अब इस पे इतना वो नहीं करते, मगर क्योंकि हम नेटवर्क के अंदर हैं तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास डीटी है, डीसी है, सीपी है, पॉप है और डिमार्केशन पॉइंट है। तो ये हमारे पास 4-5 चीजें हैं जो हम अपनी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। अच्छा भाई, पहली वीडियो तो चली गई आपकी। अब इसके अंदर होता है क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कंपनी के अंदर मैंने अपना एक राउटर लगाया है। ठीक है, ये कंपनी का ओन राउटर होता है, कंपनी का अपना राउटर होता है, ये डीटीई कहलाता है। ठीक है? अब डीटीई के बाद हमारे पास एक डीसीई डिवाइस लगी होती है जो आईएसपी प्रोवाइड करती है। ये आईएसपी हमें प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर हमारे पास, जैसे घरों के अंदर हमारे पास अगर किसी के पास वो है ब्रॉडबैंड या स्ट्रॉन्ग फाइबर का सर्विसेज है, तो वो एक अपनी डिवाइस दे के जाते हैं। उस डिवाइस के अंदर जो है, पहले आपको केबल आके टर्मिनेट होगा, फिर उस डिवाइस से जो है आपकी चीजें अलग अलग निकलेगी। टेलीफोन अलग निकलेगा, इंटरनेट का अलग सर्विसेज होती है और टीवी का अपना अलग केबल निकलेगा। तो वो डिवाइस जो है ना, वो बेसिकली डीसी का रोल अदा कर रही है। अच्छा, अब क्योंकि डिवाइसेस हो गई स्मार्ट, तो उन्होंने क्या करा कि डीसीई और सीपीई अब दोनों को एक ही डिवाइस में कंबाइन कर दिया। वरना पहले सीपीई अलग होता था और डीसी अलग होता था। अच्छा, अब ये सीपीई जो है, ये डिमार्केशन पॉइंट है आपका। इसके इस तरफ जो है ये आपका लैन कहलाएगा, या एंटरप्राइज एज कह लो उसको, आपको तो हम उसको इन शॉर्ट लैन कह रहे हैं। और इस डिवाइस के डीसी सीपीई के इस तरफ जो है हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। ये दोनों डिवाइसेस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। दोनों डिवाइसेस वही हमें देगा। मगर ये जो डिवाइस है ना, ये पहले हमने आइडेंटिफाई कर दी थी अलग अलग। अब ये क्योंकि दोनों डिवाइस मिलकर एक हो गई हैं, तो नॉर्मली हम दोनों डिवाइस को मिलाकर अब एक ही उसको कह देते हैं। तो अब वो एक ही डिवाइस के अंदर आपको सर्विसेज मिल रही होती है। फिर हमारे पास ये लोकल लूप कहलाता है। इस सीपी से लेके, जंक्शन बॉक्स से लेकर हमारे पास जो सेंट्रल ऑफिस है, जहाँ पे हमारा स्विचिंग रूम है या जहाँ पे हमारे आईएसपी का नॉक लगा हुआ है, वहां तक की जो केबल है उसे हम कहते हैं लोकल लूप। अगर मैं पीटीसीएल की एग्जांपल दूं, तो आपके घर से बाहर, जब आपके घर में टेलीफोन सेट लगा हुआ है, वो घर से बाहर आपके पास जो केबल निकल रहा है, वो लोकल लूप वहां से स्टार्ट होता है। और फिर जो एक्सचेंज, जो आपका एक्सचेंज है जहाँ पे आके वो स्टार्ट टर्मिनेट होता है, वहां तक का वो लोकल लूप कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक्सचेंज के अंदर आपके पास सीओ स्विचेस होते हैं, हमारे पास सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस जो है फिर इंटरनेट से दूसरे एक्सचेंज से कनेक्ट होता है, तो पूरे सेटअप इसी तरह बनता है। ठीक है, बड़ा नहीं क्या हुआ, ये वही इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। जी। अच्छा, डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास, डीटी, डीसी
अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया, इसको अगर मैं नए एनवायरमेंट में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास सारी चीजें बंडल अप होना स्टार्ट हो गई है। पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास वॉइस बैंड मॉडेम, डीएसएल मॉडेम, केबल मॉडेम, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती थी वैन से कनेक्टिविटी के लिए। मीडियम हमारे पास डिफरेंट होता था, ये सीरियल लिंक आ रहा है, ये फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, ये वाईफाई राउटर आ रहा है हमारा, इन सबसे हमारी अलग अलग कनेक्टिविटी होती थी। तो अब उसकी सिनेरियो में उन्होंने बताया कि डीसी और डीटी डिवाइसेस, तो दोनों उन्होंने अलग अलग करके दिखा दी है। मॉडर्न वैन की कनेक्टिविटी वो तो पुराना हिस्ट्री हो गया ना, तारीख हो गया वो। अच्छा, मॉडर्न वैन के अंदर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डीएसएल अभी भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा रहा है। कोएक्सियल केबल जो है हम बहुत कम, जहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज लोकल चल रही होती है वहां पे यूज होगा, वरना वो भी फाइबर पे शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। फिर हमारे पास एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो सेलुलर है, जो हमारी मोबाइल कंपनी है, टेलकोज वगैरह जो होते हैं वो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर होते हैं। फिर हमारे पास वायरलेस है, वायरलेस कनेक्टिविटी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास वतीन वाले प्रोवाइड करते थे, अभी भी शायद दे रहे हैं वो, तो वाईफाई के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। उसकी बैंडविड्थ की लिमिटेशन होती है, 2 MB से ज्यादा नहीं जाता। फिर सबसे मुश्किल काम हमारा जो है, सबसे स्लो, इस वक्त सैटेलाइट है हमारे पास, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। तो वो अभी भी रिमोट एरियाज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी ही होती है, ताकि लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि लोगों की एप्लीकेशन जो है वेब बेस्ड होना स्टार्ट हो गई है, तो उनको क्लाउड बेस्ड, सॉरी, तो उनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट लाजमी चाहिए होता है। डेडिकेट जी क्या वो सर पूरी स्लाइड ही बंद हो गई है। जी सर, खुद ब खुद बंद हुई है। हाँ वही देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, मॉडर्न वैन कनेक्टिविटी हमारे पास जो ऑप्शन है, ये मॉडर्न वैन कनेक्टिविटी हमारे पास ऑप्शन है, डेडिकेटेड है, स्विच है, इंटरनेट बेस्ड है। डेडिकेटेड ब्रॉडबैंड होती है, डार्क फाइबर वगैरह जिसे हम कहते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट फाइबर ऑप्टिक बिछाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये कि मेरे पास अगर एक ऑफिस गुलशन इकबाल में है और मेरा दूसरा ऑफिस जो है वो क्लिफ्टन के ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कनेक्टिविटी हो दैट शुड बी 100% अप एंड सिक्योर, उसमें कोई आईएसपी बीच में नहीं आए, कोई कुछ भी नहीं आए। तो कुछ कंपनियां जो है वो आपको पूरे का पूरा फाइबर यहाँ से लेके वहां तक कहते हैं कि हम डाल के दे देते हैं, तो वो बेसिकली अपने जो उनके लूप्स बने होते हैं उसके अंदर से वो ट्रैफिक को डायरेक्ट राउट करा रहे होते हैं, तो बीच में आपकी कोई हडल नहीं आती। वो डार्क फाइबर कहलाता है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत सिक्योर है और बहुत अच्छा रहता है, स्पीड भी बहुत अच्छी है। स्विच नेटवर्क हमारे पास जो है इथरनेट का वैन एमपीएलएस है, पैकेट स्विच नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। वो एमपीएलएस का टॉपिक हमारा एक बड़ा टॉपिक होता है, सीसीएनपी में उसको डिस्कस करते हैं। इंटरनेट बेस्ड हमारे पास बेसिकली ब्रॉडबैंड वीपीएन हमारे पास मौजूद है, जो नॉर्मली हम सब जगह यूज करते हैं। वायर्ड के अंदर जहाँ पे केबल की हम बात करते हैं, वायर्ड एक्सडीएसएल केबल है और केबल है, फाइबर ऑप्टिक है। वाईफाई क्योंकि बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उस पे म्युनिसिपल मैन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका वाईफाई, फिर सेलुलर जो हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं मोबाइल फोनों पे, सैटेलाइट है, वाईमैक्स है, डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी। इथरनेट वैन जो है उसमें बेसिकली मेट्रो ई, इथरनेट ओवर एमपीएलएस, वीपीएलएस, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं डिफरेंट कनेक्टिविटी के लिए। अब ये इतने सारे ऑप्शंस इन्होंने क्रिएट करे हुए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। हम अगेन नॉर्मली जो चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो हमारी सारी टॉप इंपॉर्टेंस होती है, हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए भाई ये ऑप्शन हमारे मौजूद है, बट द मोस्ट यूज्ड ऑन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एमपीएलएस है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर जिनके आपस में नेटवर्क से बने हुए हैं और वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रहे होते हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइडर अपने पास जो नेटवर्क स्टैब्लिश करता है वो एमपीएलएस के ऊपर चला रहा होता है। एमपीएलएस थोड़ा सा स्लो है, बट ये है कि थोड़ा रिलायबल ज्यादा है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। MPLS supports a variety of client access methods like Ethernet, DSL, cable, frame rate। आप उसमें सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो।
MPLS can encapsulate all type of protocol including IPv4, IPv6 वगैरह हर जगह उसको यूज किया जा सकता है। MPLS router can be customer edge router, a provider edge router or an internet provider router। अब MPLS आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, सवाल ये है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग स्टार्ट करते हैं MPLS या ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही होती है, तो ये CE है ना हमारे पास, कस्टमर एज, ये MPLS में नहीं आता। ये कस्टमर का अपना राउटर होता है, इसकी कनेक्टिविटी आपकी डायरेक्ट बनी हुई होती है DSL के जरिए किसी ISP के साथ या केबल के जरिए किसी ISP के साथ। तो ये मोड ऑफ कनेक्टिविटी का सब मेथड बताया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद ISP का जो पहला राउटर है MPLS का राउटर है, वो कहलाता है PE, प्रोवाइडर एज, ठीक है। अब ये राउटर जब पैकेट यहाँ से अंदर दाखिल होगा तो इससे पहले MPLS नहीं है, और जब वो यहाँ से दाखिल अंदर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो MPLS का कंट्रोल हो जाता है, तो इसलिए प्रोवाइडर एज कहलाता है। और अंदर जितने भी राउटर होंगे वो MPLS का जो काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनके हर इंटरफेस पे MPLS चल रहा है, तो वो प्रोवाइडर राउटर होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी हमारे पास जैसा भी डिस्कस करा हमने, वही ऑप्शन हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं असल में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है VPN का, वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मार्केट में आपको बाज लोग तो यूज भी कर रहे होंगे, अच्छा उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। VPN IPsec कॉन्सेप्ट स्लाइड आ रही है? यस सर, आ रही यस सर, सर आ रही है। VPN टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल के जरिए जो है आप पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, वो VPN टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें VPN की टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ VPN कितने हैं, IPsec जो उसका प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर VPN चल रहा होता है, वो डिस्कस करेंगे। VPN टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इंश्योर्ड है, उसमें आपके जो बिजनेस होते हैं ना, जो आपके ब्रांचेस ऑफिस है या आपके जो कस्टमर है या वो क्लाइंट है या कोई इवन कोई वेंडर है, वो आपके नेटवर्क को इंटरनेट के ऊपर आपसे कनेक्टिविटी करना चाहता है, दैट वुड बी सिक्योर, और बीच में कोई उसको हैक ना कर सके या कोई पेनिट्रेट ना कर सके, तो उसके लिए VPN यूज किया जाता है। एंड यस, VPN इज सिक्योर, और अब VPN मजीद सिक्योर हो रहा है, और भी आगे बताता हूँ आपको। अब इसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जब VPN की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि इंटरनेट तो हर कोई यूज कर रहा है, वो एक नॉर्मल फैक्टर है कि इसको शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पे मौजूद है, छोटी से छोटी दुकान पे भी जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद होती है। और वो इंटरनेट का यूजेज जो है वो जो लोग कर रहे होते हैं, अब उनको उसके फायदे नजर आना स्टार्ट हो गए। कॉर्पोरेट सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आता है कि इंटरनेट चीप है, अब मैं डेडिकेटेड सर्किट लूँ अपने ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो इंटरनेट के ऊपर मैं VPN बना लेता हूँ जो सेम मुझे वही फीलिंग देता है कि मेरी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है और बीच में मेरा ट्रैफिक कहीं पे कंप्रोमाइज भी नहीं वाला। अब जैसे यहाँ पे इसने दिया है, बिजनेस पार्टनर है, ये रीजनल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, ये सोहो है, ये मोबाइल वर्कर है, इन सबको हेड ऑफिस से मेन साइट से इनको कनेक्ट होना है, तो ये ओवर द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं चाहिए। जैसे मोबाइल यूजर है, अपना लैपटॉप लेके पूरे पाकिस्तान में घूमता फिर रहा है, उसको सिक्योर कनेक्टिविटी चाहिए अपने हेड ऑफिस से, तो VPN के जरिए अपना टनल बना इंटरनेट के ऊपर और अपनी फायरवॉल से डायरेक्ट कनेक्ट किया, तो वो जब तक वो काम कर रहा है, जब तक वो VPN एस्टैब्लिश है, तो वो इंटरनेट वगैरह कुछ एक्सेस नहीं कर सकता। ये ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम उसका इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट कर दें और वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज करें, और जब वो नेटवर्क यूज कर चुका है तो उसको डिस्कनेक्ट करे, फिर अपने इंटरनेट कर ले। तो ये इसकी सिक्योरिटी का एक फीचर है, और आप चाहते हैं कि नहीं एट अ टाइम VPN भी बना रहे हो इंटरनेट भी यूज करे, तो हाँ, that is also possible. VPN कॉस्ट सेविंग है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, चार बड़ी रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे पास जो कॉस्ट सेविंग होती है। मैंने कहा ना, डेडिकेटेड सर्वर बहुत महंगा है, इंटरनेट नॉर्मली सब लोग ले रहे होते हैं, वो हमें सस्ता पड़ता है, और उसके ऊपर हम आराम से VPN यूज कर लेते हैं। और नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में भी लोग VPN यूज कर रहे होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल होता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट उस पर कैसा है। साइट टू साइट एंड रिमोट एक्सेस VPN, अब ये साइट टू साइट VPN बना हुआ है, ये मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस है या एक रिमोट यूजर है तो किसी ब्रांच पे बैठा हुआ है,
और इस राउटर का मैंने अपने वीपीएन गेटवे से कनेक्टिविटी बनाई है, टनल बना हुआ है। अब इसके अंदर जो भी ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है वो इंटरनेट पे कहीं आगे पीछे नहीं जा सकता और कोई इसको देख नहीं सकता। जो भी देखेगा उसको गार्बेज नजर आएगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो ये एक सिक्योर टनल है। इसको टनल की एग्जांपल इसलिए आती है कि ये सिक्योर है। अब इसके अंदर जो भी डेटा ट्रैवल कर रहा है दैट इज सिक्योर। तो वहाँ रिमोट एक्सेस यूजर है, लैपटॉप वगैरह लेके घूम रहे थे, जैसे हम लोग कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं या मैं अगर ट्रैवलिंग तो और मुझे अपने हेड ऑफिस को एक्सेस करना है, तो मैं जो है अपने लैपटॉप के ऊपर मेरा वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो मैं अपने हेड ऑफिस से कनेक्टिविटी ले सकता हूँ। फिर हेड ऑफिस के ऊपर मुझे जो भी अपने फाइल सर्वर में काम करना है या इवन के मुझे अगर कोई प्रिंट आउट भेजना है किसी प्रिंटर के ऊपर, तो मैं रिमोट लोकेशन से भेज सकता हूँ, वो प्रिंट आउट वहाँ पे निकल आएगा। ईमेल्स का एक्सेस है, फाइल्स का एक्सेस है, बहुत सारी चीजें जो कॉर्पोरेट को चाहिए होती है, तो फिर आपका वीपीएन क्लाइंट के थ्रू जो है इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। अब वीपीएन हमारे पास एंटरप्राइज वीपीएन है, सर्विस प्रोवाइडर वीपीएन है। इसमें डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास ये टाइप ऑफ वीपीएन। हमारे पास वीपीएन की दो टाइप्स है बेसिकली, क्लाइंटलेस वीपीएन कनेक्शन है, क्लाइंट बेस्ड वीपीएन कनेक्शन। यूजर कंप्यूटर विद ब्राउजर, ठीक है। एक यूजर है, ब्राउजर के जरिए जो वीपीएन एसएसएल का टनल बना रहा है अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, ये कोई वेबसाइट देख रहा है, तो ये क्लाइंटलेस है, ये इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ब्राउजर बेस्ड है। और क्लाइंट के लिए आपको जो है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिस्को का एनी कनेक्ट, वो एक सिक्योर मोबाइल कनेक्शन है, वो आपको लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके जरिए जो है आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। तो जहाँ पे क्लाइंट यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है क्लाइंट बेस्ड है, जहाँ पे वेब ब्राउजर के ऊपर वीपीएन बन रहा है वो आपका क्लाइंटलेस है। अब डिफरेंट एसएसएल है हमारे पास। एसएसएल जो है सिक्योर शेल, इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन सपोर्टेड है, ऑथेंटिकेशन की स्ट्रेंथ है, एन्क्रिप्शन की स्ट्रेंथ है, कनेक्शन की कंप्यूटर कनेक्शन ऑप्शंस है। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। आईपीसेक और एसएसएल, इन दोनों का मवाजना है कि इसमें बेहतर कौन है। तो दोनों की डिफरेंट, दोनों ही हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे एप्लीकेशन सपोर्टेड, आईपीसेक इंटेंसिव ऑल आईपी बेस्ड एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, Yes, sir. जितना भी आईपी का ट्रैफिक है इसमें ब्रॉडकास्टिंग लेट होगी, सिर्फ लेट होगा। जितना भी ट्रैफिक है वो आईपीसेक उसको सपोर्ट करता है। एसएसएल लिमिटेड है, वो सिर्फ ब्राउजर की हद तक जो एप्लीकेशन चल रही है वो उसको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें वेब बेस्ड सर वो एप्लीकेशन एक्सटेंशन वाले जो होते हैं, है, एक्सटेंशन वाले जो वीपीएन होते हैं, उसको आपको सर्टिफिकेट और डाउनलोड करना पड़ता है। वो जो नहीं हम लोग जैसे एक्सटेंशन डाउनलोड कर नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करना पड़ते हैं और ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, ऑथेंटिकेशन की स्ट्रिंग जो है आईपीसेक स्ट्रांग है, एसएसएल मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा है क्योंकि वो ब्राउजर बेस्ड है तो कंप्रोमाइज होने के खदशात होते हैं। फिर भी इसका स्ट्रिंग जो है कम होता है, इसका ज्यादा स्ट्रांग होता है। इंक्रिप्शन की स्ट्रिंग जो है आईपीसेक स्ट्रांग है, 256 बिट तक जाता है और मॉडरेट टू स्ट्रांग है। ये डिपेंड करता है, अगर आप 256 यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये भी स्ट्रांग आ जाएगा। कनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है, मीडियम इस सेंस में कि आपके पास सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्टॉल्ड होता है। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपके लिए तो बहुत आसान होता है यूज करना। फर्स्ट टाइम में आईटी वाले उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो उसमें एक्सेस वगैरह सारी चीजें डाल देते हैं तो इजी हो जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो होती है। आपने ब्राउजर खोला, स्टार्ट कर दिया, कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत। कनेक्शन के ऑप्शन हमारे पास लिमिटेड है, एक्सटेंसिव है। आईपीसेक जो है लिमिटेड है कि स्पेसिफिक डिवाइसेस जो है वही कनेक्ट हो सकती हैं। और एसएसएल के अंदर एक्सटेंसिव है कि आपके पास कोई भी डिवाइस हो जिसके ऊपर ब्राउजर चल रहा है वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। अभी अगेन कॉन्सेप्ट जो वही है, साइड टू साइड का, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम कह रहे हैं ना। अब ये साइड टू साइड वीपीएन बनाया हुआ है, आईपीसेक का वीपीएन टनल बनाया हुआ है। तो अभी दूसरा हमारा जो टनल है जीआरई का टनल, वो इसके बाद आ गया। जीआरई जो है ये जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन है, इज अ नॉन सिक्योर साइड टू साइड वीपीएन टनलिंग। जीआरई जो है बिल्कुल सिक्योर नहीं है। और जीआरई का फायदा क्या होता है कि जीआरई के अंदर आप तमाम किस्म के प्रोटोकॉल जो है ना चला सकते हो, इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट, कि वो ब्रॉडकास्ट के प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है, पैकेट्स आगे पीछे लेके जाता है। जब जीआरई को सिक्योर करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि आईपीसेक का वीपीएन बना के उसके अंदर जीआरई का एक्स्ट्रा टनल, एक टनल आपने आईपीसेक का बना दिया ऊपर,
उसके अंदर फिर आप जीआरई चला रहे हो। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होते हैं और हमें ब्रॉडकास्ट अलाउ करनी पड़ती है। तो ये एक तरीका है जीआरई को सिक्योर करने का कि उसको आईपीसेक वीपीएन के अंदर आप उसको इनिशिएट कर दो। ये उसके एग्जांपल दी हुई है, पैसेंजर प्रोटोकॉल क्या होता है, कैरियर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये इसकी एग्जांपल्स दी हैं कुछ। ये जो मैं उसके बयान कर रहा था, ऊपर हमारे पास आईपीसेक है, आईपीसेक वीपीएन जीआरई टनल ओरिजिनल आईपी पैकेट्स। ऊपर हमारे पास ये ब्लू पोर्शन में जो है हमारे पास आईपीसेक चल रहा है, बड़ा वाला पाइपलाइन जो आ रहा है। उसके अंदर गोल्डन या कॉपर कलर में हमारे पास ये जो आ रहा है, ये हमारा जीआरई टनल है। जीआरई टनल जो है आईपीसेक के अंदर आ रहा है। फिर उसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल आईपी पैकेट्स जो है मूव हो रहे होते हैं, ये इनक्रिप्ट नहीं हो रहे होते क्योंकि आपके पास डबल एनकैप्सुलेशन वैसी हुई होती है। ये तो फिर बहुत सिक्योर होता होगा। सॉरी, ये बहुत सिक्योर होता होगा फिर तो। यार आईपीसेक के अंदर आ गए तो वैसे सिक्योर हो गया। असल में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती, सवाल ये होता है कि मैं आईपीसेक के अंदर जीआरई टनल यूज करूँ। कुछ एप्लीकेशन या कुछ सिनेरियोज में नेटवर्क के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कि मैं अपने टनल लेयर 2 के जो ब्रॉडकास्ट को मैं रोक नहीं सकता। जब मैं उसको रोक नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई इशू है। तो वो एप्लीकेशन लेवल पे हो सकता है, हाँ डेफिनेटली आपको जस्ट कनेक्टिविटी देनी है और उसको करना भी सिक्योर है। तो मैं फिर क्या कहता हूँ, आईपीसेक का टनल मेन बनाता हूँ, उसके अंदर जीआरई बना देता हूँ। तो उसमें ये फायदा कहते हैं एप्लीकेशन को जो है ना थ्रूपुट मिल जाता है, फिर एप्लीकेशन काम करना स्टार्ट कर देती है। आईपीसेक का वर्चुअल टनल है, उसकी वही एग्जांपल है कि अगर आपको ट्रैफिक यहाँ से इंटर हो रहा है ब्रांच ऑफिस का हेडक्वार्टर के लिए, तो वो टनल से पहले बेसिकली टनल, ये कोई लॉजिकल टनल नहीं स्टैब्लिश होगा। अगर आपको रियल टाइम में एक्सप्लेनेशन के लिए हम बता देंगे ये टनल है। अगर आप इसको रियल टाइम में देखना चाहें तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन है। जब आपका पैकेट आपके राउटर से निकल रहा है, ब्रांच ऑफिस से निकल रहा है या हेड ऑफिस से निकल रहा है, that will be encrypted as per wish, as per desire कि हम उसको 2256 बिट पे encrypt कर रहे हैं या 512 पे करना चाह रहे हैं, तो हमारे ऊपर होता है उसको कितना, जितना बड़ा हैश यूज करेंगे, बिट यूज करेंगे, उतना ज्यादा वो सिक्योर होता है। तो 256 नॉर्मल हमारे पास चल रहा होता है। तो वो क्या कहता है कि जो पैकेट आपका ट्रैवल कर रहा होता है ना राउटर से लेके हेड ऑफिस तक का, तो राउटर जो हमारा होता है उस पैकेट को इतना encrypt कर देता है कि वो कोई सेंस नहीं बनाता। उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन, सोर्स वगैरह, ये तो मौजूद होती है। असल में जो डेटा का पैकेट होता है ना, वो उसको एन्क्रिप्ट कर देता है, पता नहीं चलता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ट्रैफिक जा रहा होता है तो वो पॉइंट पे ही जाके डिक्रिप्ट होगा, वरना किसी को नहीं पता कि इसको डिक्रिप्ट की है। ये बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है इंटरनेट आईपीसेक का। ठीक तो है, यानी मल्टीपल टाइप की इंक्रिप्शन होती है। सॉरी, मल्टीपल टाइप की इंक्रिप्शन होती है यानी क्या? बहुत टाइम हो सकती है भाई, बहुत टाइम हो सकती है, दैट्स ऑल अप टू यू। मगर जितनी ज्यादा इंक्रिप्शन करोगे उतना डिले आना स्टार्ट हो जाएगा, और डिले की वजह से जो है ना लोग फिर इसको छोड़ देते हैं और वो जीआरई पे आ जाते हैं, क्योंकि जीआरई जो है ना वो इतना स्लो नहीं होता। आईपीसेक क्योंकि लेयर 3 पे काम कर रहा होता है तो वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, फिर हमारे पास आजकल सर्विस प्रोवाइडर के एमपीएलएस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेयर 3 का एमपीएलएस मौजूद है हमारे पास, लेयर 3 वीपीएन और लेयर 2 वीपीएन, ये दोनों एमपीएलएस के ऊपर चल रहे होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट लैंड सर्विसेज, वीपीएलएस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि एमपीएलएस क्योंकि लेयर 2 पे काम कर रहा था तो उसके ऊपर मैंने मजीद एक लेयर 3 का या लेयर 2 का नेटवर्क वीपीएन के ऊपर बना दिया, तो वो मेरा फिर लेयर 3 एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क कहलाते हैं, ये वीपीएलएस इन शॉर्ट कहलाते हैं। आईपीसेक ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा इसको थोड़ी तवज्जो दें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्योंकि आईपीसेक जो है ये कंप्लीट सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे थे तो आपको लाजमी कम से कम उसका आइडिया होना चाहिए कि आईपीसेक है क्या और काम कैसे करता है। बार बार टनल बनाना, क्या वो वाकई कोई पाइपलाइन डाल रहा था या कोई और मैकेनिज्म यूज कर रहा था, उसको फैंसी नाम दे दिया। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँ, एक वीडियो आएगी आपके आईपीसेक की, ये जरूर देखना, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाते हैं। आईपीसेक की टेक्नोलॉजी जिस तरह हमने शुरू अपनी क्लासेस में बताया था कि सिक्योरिटी जो है वो हम 3 चीजों से उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल है, फिर इंटीग्रिटी है, फिर अवेलेबिलिटी है। ये 3 एक्सपेक्ट्स होते हैं आपके किसी भी चीज को सिक्योरिटी को मैच करने के लिए। अगर तीनों में से एक भी फेल हो गया तो वो सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होती।
अच्छा, अब जैसे कॉन्फिडेंशियल, जैसे मैंने समझाया था, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है कि अगर एक डेटा कहीं पर रखा हुआ है और उसको कोई भी आदमी आके एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको बोलता है अपने क्रेडेंशियल्स होता है। तो अपना शनाख्ती कार्ड या कोई भी कार्ड आगे फॉरवर्ड करता है, उसके बाद लोग उसको देख के बताते हैं ओके ठीक है कि ये आईडी हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। अगर वो मौजूद होती है तो उसको एक्सेस दे देते हैं, वरना नहीं। इसके मैंने आपको एग्जांपल दी थी बड़ी भरपूर, जैसे कि एटीएम कार्ड मशीन के पास उसको किस तरह यूज किया जाता है। इंटीग्रिटी हमारे पास है, ओरिजिन ऑथेंटिकेशन है, डेफी एलिमेंट। डेफी एलिमेंट जो है यूज्ड टू सिक्योर की एक्सचेंज। अब ये वीपीएन की जो है शराइत आ रही है, ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी, वीपीएन के हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, और इसके अंदर हम जो है ना बहुत सारी चीजों को भी एक एक करके देखते हैं ये किस तरह से बन सकता है। अब ये डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं एक वीपीएन बनाने के लिए। एक वीपीएन बनाने के लिए ना सारी चीजों से इसको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं जी प्रोटोकॉल हमने आईपीसेक का यूज कर लिया, आईपीसेक फ्रेमवर्क का। अब इसमें ये 5 ऑप्शंस हमने सेलेक्ट करना है। आईपीसेक प्रोटोकॉल के बाद मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है एएच का। एएच में यूज करता हूँ, ये मेरे पास आईपीसेक के प्रोटोकॉल एक ऑप्शन है। या ईएसपी यूज करता हूँ, ये ईएसपी प्लस एएच यूज करता हूँ। तो इसमें आया था ना, एएच ऑथेंटिकेशन हेडर है मेरे पास, ईएसपी जो है इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। तो अब इनमें से मुझे कौन सा यूज करना है? तो एएच में यूज नहीं करता, एएच जो है बड़ा लिमिटेड है और अपना सिक्योर नहीं रहा। मैं ईएच यूज करता हूँ, ईएसपी सॉरी यूज करता हूँ जी। सर स्क्रीन हैंग हुई है, हैं? स्क्रीन हैंग हो गई है। किसकी हैंग हो गई है? और आपने स्क्रीन बड़ी करी ना अभी, अब खुल गई, वो बीच में अटक गई थी। ये टैक्स आगे पीछे हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा स्क्रीन अटकी हुई है। हाँ, तो उसके अंदर जो है हमारे पास ईएसपी सिक्योर है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, ईएसपी को यहाँ पे सेलेक्ट करके इसके अंदर डाल देंगे। अब मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपके पास जो डेटा आपका मौजूद है वो अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, गेल ने जेरेमी को $100 सेंड करने ऑनलाइन। जब वो $100 सेंड कर रही है ऑनलाइन, तो उसको हमने सिक्योर कैसे करना है? मेरा राउटर जो है वो एक की बनाएगा, ठीक है। वो की जो है और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है दोनों को मिलाकर जो इंक्रिप्शन करेगा, तो ये डेटा इस तरह नजर आएगा, है ये $100 मगर इस तरह नजर आएगा, किसी भी फॉर्म में रीडेबल नहीं होता। फिर जब इंटरनेट पर ट्रैवल करके पहुंचेगा तो जो थ्रेट एक्टर है, जो हैकर है, वो ये बोलेगा आई कैन नॉट रीड अ थिंग। क्यों? क्योंकि गार्बेज उसको नजर आ रहा है, ये बेकार है उसके लिए। और जब ये यहाँ पहुंचेगा एंड यूजर के पास, तो एंड यूजर के पास जब पैकेट ऊपर लेयर पे आएगा तो वो ये देखेगा जी ये ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, तो उसको डिक्रिप्ट करेगा उस की मदद से। अच्छा, वो की यहाँ पे क्या है? आप समझो ये एक पासवर्ड है। उस पासवर्ड की वजह से वो इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम काम करता है। जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा वो पैकेट को नहीं खोल पाएगा। तो दोनों तरफ पे पासवर्ड सेम होना चाहिए। पासवर्ड सेम होगा तो आपकी कनेक्टिविटी चलती रहेगी। तो ऊपर फिर आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है कि जी यहाँ पे लिखा हुआ है $100, तो $100 मिल जाता है। कॉन्फिडेंशियल करने के लिए हमारे पास जो है ना वो बहुत सारी तरीके कार है। असल मसला है की का है कि की जो है बिट जो है उसके साइज जो है क्या होना चाहिए। तो डैश, 3 डैश, AES, सील, ये 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम नॉर्मली सिक्योर करने के लिए एएस यूज करते हैं, उनमें 3 डैश कम से कम। तो एएस में जो हमारे पास डिफरेंट बिट्स है 128 है, 192, 256 है, 256 बिट तक इंक्रिप्शन करता है। और दूसरा सील जो है वो हमारे पास 160 बिट तक जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है एएस ही बेहतर है। इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं तो हमारे पास लीस्ट सिक्योर और मोस्ट सिक्योर में MD5 जो है उसकी लेंथ 128 है और SHA जो है उसकी 160 है। MD5 अब रेकमेंड नहीं किया जाता यूज करने के लिए। ठीक, फिर आ गया यार। MD5 यूज नहीं किया जाता सिक्योरिटी के लिए। अब SHA यूज किया जाता है, SHA मोस्ट सिक्योर जो है उसको हम यूज करते हैं इंटीग्रिटी के लिए।
अब ऑथेंटिकेशन में हमारे पास PSK RSA ये दो रिसोर्स होते हैं। PSK उसकी एक तरीके के आईडी और पासवर्ड मिलाकर होता है जिसके जरिए फिर आपको डेटा यूज करने की इजाजत मिलती है। लास्ट में हमारे पास सिक्योर की एक्सचेंज का मैकेनिज्म आ गया। डेफी-हेलमैन हमारा मशहूर एक टेक्निक है जिससे हम की एक्सचेंज करते हैं। DH1, DH2, DH5, DH6, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 ये डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को समझते हो और सबसे ज्यादा बिजनेस की नीड को समझते हो कि आया कि वाकई इनको उतना सिक्योर करना है या नहीं। क्योंकि बिला वजह अगर आप किसी को सिक्योर कर रहे हो, इतना सिक्योर कर रहे हो, तो उसके पैकेट्स हैव होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर स्लो की कंप्लेन करता है। तो अगेन वो प्रॉब्लम हमारा ही होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट करें यू शुड चेक फर्स्ट। ये IPsec की वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई है समझाने के लिए, देखना जरूर। ठीक है, IPsec समझ में आया? यस सर आया। जी बस सर। इसकी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग CCNA में हो और तो CCNA असल में मैटर करता है लैंग्वेज कितनी बंदेगी, कितना समझ में आया। कोशिश करो उस चीज को फोकस रखो। जी सर। यस सर। सर वो फर्स्ट का बस ट्राई कर लीजिए, अगर वो एग्जाम फाइनल का हो जाए तो, वरना फिर जाया हो जाएगा वो खाम में। दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। उसका क्या कर सकते हैं भाई, डेट तो निकल गई ना, तुम लोगों ने एक अच्छा खासा टाइम उसमें निकाल दिया। सर वो मैसेज किए थे लेकिन वो आप भी बिजी थे तो जाहिर है वो रिप्लाई नहीं रिप्लाई हो नहीं सका। आया। आप चेक करें, इतने मैसेज किए थे हमने। बड़ा तुम लोगों में सर लास्ट मंथ में मैसेज कर रहे हो ना यार, हम तो पहले 2 महीने से उतना कोई बिजी नहीं था, उस वक्त तो सारे काम चल रहे थे। अब मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं तो बिजी होऊंगा। हाँ ये देखो ना, तुम लास्ट मोमेंट पे आके सारी चीजें खड़ी कर रहे हो। अभी तक तो पहला मॉड्यूल हमने कंप्लीट नहीं करा। सब कुछ कर लें, हो तो जाए बस ये कुछ। फाइनल खुलवा दे, फाइनल हो जाए तो फिर सेकंड में इंशाल्लाह सर कुछ नहीं हो तो सेकंड तो सर टाइम पे भले कंप्लीट हो जाएगा। आप ज्यादा दिनों के लिए ना खुलवाएं, खाली एक दिन के लिए खुलवा दें, उसमें भी हम कर लेंगे, लेकिन खुलवा एक दें। हफ्ते के लिए जी अबे सर। भाई दुआ कर, एक दिन के लिए, एक दिन सर, एक दिन। एक दिन, एक दिन। एक हफ्ते के अरे लिए एक दिन। सुन रहा है? जी सर। 1 घंटे के लिए खोल दे, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे का